नमस्कार बच्चों, मैं हूं सरिता चौधरी। राजस्थान सरकार व वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा, जिसका टेक्निकल पार्टनर मिशन ज्ञान है, आप सभी का स्वागत करती हूं। बच्चों, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस में सेक्शन बी की 4th यूनिट का फर्स्ट चैप्टर, भारत की विदेश नीति और गुटनिरपेक्षताएं। इस वीडियो से पहले हम लोगों ने भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताओं को डिस्कस किया, जिसमें हम लोगों ने शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति, पंचशील के सिद्धांतों का अनुपालन करने वाली नीति, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का समर्थन करने वाली नीति, रंग भेद, उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और नस्लवाद का विरोध करने वाली नीति तथा गुटनिरपेक्षता की नीति का अनुपालन करने वाली भारतीय विदेश नीति की विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे भारत की विदेश नीति के नवीन आयाम या तात्कालिक परिस्थितियों या बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार नए जो नीतियां अपना ली गई है भारतीय विदेश नीति के अंतर्गत, वे कौन कौन सी हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे भारत की विदेश नीति के नवीन आयाम के संदर्भ में नवीन विदेश नीति का सूत्रपात। भारत की जो वैश्विक स्तर पर छवि है वह समय के साथ बदलती जा रही है और इस बदलते समय के साथ साथ भारत ने अपनी नीतियों में भी परिवर्तन कर लिया है। विदेश नीति के अंतर्गत नवीन तत्वों का समावेश कर लिया है। उसके अंतर्गत सबसे पहले है व्यापार, यानी भारत अपने आर्थिक विकास को प्रमुखता देते हुए व्यापार के विकास पर, व्यापार की वृद्धि पर, उसके उत्थान पर अधिक जोर देने लगा है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत। इसी प्रकार से दूसरा संस्कृति का संरक्षण और प्रसार, और तीसरा संपर्क, अधिक से अधिक देशों से अधिक अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित किए जाए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से या व्यक्तिगत स्तर पर। इस प्रकार से इन तीन नवीन सूत्रों को भारतीय विदेश नीति के अंतर्गत अपनाया गया है। वे क्या है? व्यापार, संस्कृति और संपर्क। अब इसी बात को अधिक स्पष्ट रूप से हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि भारत का लंबे समय से बांग्लादेश के साथ विवाद चल रहा था। अब उस विवाद को सुलझाते हुए जुलाई 2015 में भूगलियारों का हस्तांतरण किया गया। और कितने भूगलियारे? 162 भूगलियारों का हस्तांतरण किया गया, जिन्हें छीट महल कहते हैं। अब हुआ क्या कि जो बांग्लादेश के अंतर्गत ऐसे भूभाग थे जहां भारत की जनता निवास कर रही थी, उनकी संख्या कितनी थी? 51। और भारत के अंतर्गत ऐसे कुछ भूभाग थे जिनके अंतर्गत बांग्लादेश की जनसंख्या निवास कर रही थी, और ये दोनों तरफ की जो जनता थी उसे किसी भी देश की नागरिकता प्राप्त नहीं हो पा रही थी। और भारत में इन भूगलियारों की या छीट महलों की संख्या थी 111। इस तरह से भारत ने बांग्लादेश को 111 भूगलियारे और बांग्लादेश ने भारत को 51 भूगलियारे आदान प्रदान किए। और बांग्लादेश के साथ जो संबंध कड़वाहट पूर्ण चल रहे थे अब तक, उसे सौहार्दपूर्ण बनाने का प्रयास किया। कब? जुलाई 2015 में। कितने गलियारों का? 162 भूगलियारों का या छीट महलों का आदान प्रदान किया गया। दूसरा जो नवीन आयाम है वह है 5 मूल सिद्धांतों का अनुसरण भारतीय विदेश नीति के अंतर्गत वर्तमान समय में किया जा रहा है। ये सिद्धांत भारतीय विदेश नीति को प्रेरणा प्रदान करते हैं और उसके संचालन में सहायता प्रदान करते हैं। पहला क्या है? निरंतर वार्ता, विभिन्न देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के माध्यम से, अंतर्राष्ट्रीय मंचों के माध्यम से, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से निरंतर वार्ताएं होती रहें, ताकि उनकी नज़दीकियां बनी रहे, उनके संबंध सुचारू रूप से संचालित होती रहे। इसी प्रकार से आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन देने वाली नीति भी अपनाई जा रही है। नेक्स्ट है भारत की प्रतिष्ठा और सम्मान में वृद्धि के प्रयास भारत की विदेश नीति के अंतर्गत निरंतर किए जा रहे हैं, जिसके साथ साथ ही भारतीय संस्कृति और हमारी सभ्यता की जो मान्यताएं हैं उनके प्रसार को भी प्रोत्साहन दिए जा रहा है। और इसी के साथ सबसे इम्पोर्टेंट है राष्ट्रीय सुरक्षा का समर्थन भारतीय विदेश नीति के अंतर्गत लगातार किया जाता है, अनवरत रूप से किया जाता है। तो इस प्रकार से इन 5 मूल सिद्धांतों को भारतीय विदेश नीति के अंतर्गत अपनाया जाता है, ताकि विभिन्न वार्ताओं के माध्यम से आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक संबंध स्थापित हो सके और राष्ट्र की सुरक्षा अधिक मजबूत हो सके। नेक्स्ट है पड़ोसी पहले की नीति। यानी हम लोग क्या करते हैं,
अपने पड़ोसी को तो नेग्लेक्ट करते हैं और दूसरे देश के साथ ज़्यादा संबंध बनाने का प्रयास करते हैं। तो अब इस नीति में परिवर्तन किया गया और पड़ोसियों को अधिक महत्व दिया गया। पड़ोसी पहले की नीति अपनाई गई। इस नीति का अनुपालन हमें तब अधिक स्पष्ट दिखाई दिया जब 2014 में नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद का शपथ ली और उनके शपथ ग्रहण कार्यक्रम के अंतर्गत उन्होंने मॉरिशस सहित 60 देशों को बुलाया, अपने पड़ोसी देशों के प्रतिनिधियों को बुलाया। तो इस प्रकार से यह किस बात का द्योतक होता है? पड़ोसी पहले की नीति। और भारत प्रत्येक स्तर पर यह प्रयास कर रहा है कि पड़ोसियों के साथ यानी पड़ोसी देशों के साथ उसके संबंध सौहार्दपूर्ण बने रहे, चाहे वह कोई सा भी देश हो, चाहे नेपाल हो, बांग्लादेश हो, भूटान हो। तो उन सभी के साथ में भारत कैसा संबंध स्थापित करना चाहता है? सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करना चाहता है। भारत तो ऐसा प्रयास पाकिस्तान के साथ भी करना चाहता है, कभी भी आक्रमण की बात भारत नहीं करता, और ऐसा ही प्रयास भारत चाइना के साथ भी चाहता है। लेकिन जब वो देश ही इस बात पर उतारू हैं कि संबंध सौहार्दपूर्ण नहीं बने, तब तो भारत उसके अंतर्गत बिल्कुल ऐसी स्थितियों को तो नहीं अपना सकता कि स्वयं के सम्मान को साइड में रख दिया जाए। तो इस प्रकार के अनेक ऐसे उदाहरण हैं कि भारत इस बात को तवज्जो देता है कि जहां पड़ोसी पहले की नीति अपनाई जाती है। जैसे कि बांग्लादेश के साथ सीमा करार तय किया गया, और अभी जैसे हम लोगों ने बात की कि 162 भूगलियारों का बांग्लादेश और भारत के मध्य आदान प्रदान हुआ। इसी प्रकार से नेपाल की पनबिजली परियोजना के अंतर्गत भारत ने सहयोग दिया और नेपाल के भूकंप के अंतर्गत मैत्री ऑपरेशन चलाया और भूकंप में अनेक संसाधनों से नेपाल की सहायता की और अनेक प्रकार की मशीनरियों के माध्यम से नेपाल की सहायता की। इसी प्रकार से भारत और भूटान के मध्य जो 600 मेगावाट खोलोंगचू पनबिजली परियोजना जो चलाई जा रही थी, उसमें भारत ने आर्थिक सहायता की और उसकी आधारशिला रखी। और अफगानिस्तान में संसद निर्माण से लेकर अनेक प्रकार की जो परियोजनाएं भारत के द्वारा संचालित की जा रही थी, उनमें भी भारत ने सकारात्मक सहयोग दिया। इसी प्रकार से श्रीलंका के साथ कोलंबो जाफना जो रेल संपर्क था उसे खोल दिया गया, और मालदीव में जब जल संकट आया तो ऑपरेशन नीर, किस नाम से? ऑपरेशन नीर के नाम से सहायता दी मालदीव को। इसी प्रकार से हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वे निरंतर अनेक देशों की यात्राएं कर उनके साथ जो राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक संबंध है उन्हें और अधिक मजबूत करने का प्रयास करते जा रहे हैं, और उसमें भारत को अनेक प्रकार की सफलताएं भी मिलती जा रही है। और वर्तमान समय में भारत ने लुक ईस्ट यानी पूर्व की ओर देखो की जो नीति थी ना, उसे परिवर्तित करके एक्ट ईस्ट की नीति अपना ली। यानी पूर्व की ओर देखना ही नहीं है, अपितु उस ओर क्रियाशील होना है। राजनीतिक, आर्थिक, कूटनीतिक संबंधों की प्रगाढ़ता स्थापित करनी है, जिसके कारण आर्थिक क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि हम लोगों को दिखाई दे रही है। नेक्स्ट है भारत और मध्य पूर्व। अब भारत का जो पश्चिमी एशिया के देशों के साथ संबंध रहा है वह ऐतिहासिक जुड़ाव वाला रहा है, और कई सदियों से इन देशों के साथ भारत का ऐतिहासिक संबंध रहा है, पारंपरिक संबंध रहा है। लेकिन ये जो खाड़ी देश हैं, जो संख्या में 18 है, ये देश मुस्लिम जनसंख्या वाले देश हैं, और आज भारत भी सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश है। इसी के साथ ये खाड़ी देश तेल के क्षेत्र में अग्रणी हैं, तेल उत्पादन में अग्रणी हैं। परंतु इन देशों के साथ संबंध स्थापना के अंतर्गत भारत को कुछ नुकसान भी हो रहा है और कुछ फायदा भी हो रहा है। यानी इन संबंधों का कुछ नकारात्मक पक्ष भी है और कोई सकारात्मक पक्ष भी है। बात करें नकारात्मक पक्ष की, तो इन देशों के द्वारा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के माध्यम से भारत में धर्मांधता, कट्टरता और आतंकवाद का प्रसार किया जा रहा है, जिससे हमारे देश में अशांति हो रही है, देश की सुरक्षा को चुनौती मिल रही है। और यदि सकारात्मक पक्ष की बात करें, लाभ की बात करें, तो ये देश तेल उत्पादन के अंतर्गत अग्रणी होने के कारण भारत सहित अनेक देशों की तेल की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। और भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है, तेल लेता है, इसलिए वह कहीं न कहीं मध्य पूर्व के जो देश हैं उन पर डिपेंड है।
इसी प्रकार से इसका एक सकारात्मक पक्ष यह भी है कि भारत की जो 70 लाख कामगार हैं वे खाड़ी देशों के अंतर्गत रोजगाररत हैं, रोजगार प्राप्त किए हुए हैं और ये लगभग 35 अरब अमेरिकी डॉलर का वित्तीय विप्रेषण भारत में करते हैं, प्रतिवर्ष करते हैं। इससे भारत की आर्थिक उन्नति होती है, आर्थिक विकास होता है और भारत को एक बहुत बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। अब इन देशों के संबंधों की बात करें तो भारत और ईरान जो कि शिया विचारधारा को, मुस्लिम शिया विचारधारा को मानने वाला है, तो ईरान के जो चाबहार बंदरगाह है उसमें भारत ने अत्यधिक भारी मात्रा में निवेश किया है और वह यह चाहता है कि ईरान के साथ भारत के सौहार्दपूर्ण संबंध बने रहें और ईरान और भारत में तापी जो परियोजना है उसके अंतर्गत भी कार्य चल रहा है। इसी प्रकार से सऊदी अरब जो सुन्नी विचारधारा को मानने वाला है, यह प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के माध्यम से भारत में आतंकवाद प्रसारित कर रहा है, लेकिन अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भारत सऊदी अरब के साथ में सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करना चाहता है। नेक्स्ट है इजराइल और भारत का संबंध। देखो, इजराइल जो मध्य पूर्व का देश है वह एक गैर मुस्लिम देश है और भारत और इजराइल के संबंध काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी सौहार्दपूर्ण हैं, काफ़ी मधुर हैं। इजराइल और भारत के अंतर्गत क्षेत्रफल तथा जनसंख्या के आधार पर किसी प्रकार की कोई साम्यता नहीं है। भारत इजराइल के मुकाबले काफ़ी बड़ा है, जनसंख्या काफ़ी विस्तृत है, लेकिन दोनों में समानता यह है कि दोनों ही प्राचीन धर्मों के जो प्रधान स्वरूप है उसके अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। दोनों ही आतंकवाद से उत्पीड़ित हैं, दोनों ही लोकतंत्र तथा धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करते हैं और दोनों एक दूसरे के पारस्परिक संबंधों के सौहार्दपूर्ण स्थिति पर बल देते हैं और दोनों एक दूसरे से सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। और भारत जल प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, सुरक्षा और उच्च तकनीकी तथा नवाचार एवं कृषि के क्षेत्र के अंतर्गत इजराइल पर डिपेंड है। इजराइल से अनेक प्रकार की मदद भारत प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से इजराइल भारत के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही बड़ा सहयोगी देश है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत, रूस और अमेरिका। देखो, जो रूस है यूएसएसआर यानी सोवियत संघ भारत का परंपरागत मित्र रहा है, परंतु 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया और विघटन होने के पश्चात ही भारत की जो विचारधारा सोवियत संघ के प्रति थी, यानी भारत का झुकाव समाजवादी व्यवस्था के प्रति था, वह धीरे धीरे पूंजीवादी व्यवस्था के प्रति होता जा रहा है। और वर्तमान समय में हम लोग देख भी रहे हैं कि भारत अमेरिका के साथ अधिक झुकाव की स्थिति के अंतर्गत है, परंतु आज भी अपने सैन्य साजो सामान या अधिकांश सैन्य जो सामग्री है भारत रूस से प्राप्त करता है। और बात है अमेरिका की, तो अमेरिका कभी भी अपने वैदेशिक नीति के पत्ते नहीं खोलता और वह कभी भी किसी देश के साथ स्थायी वैदेशिक नीति के अंतर्गत नहीं रहता है, उसका अनुपालन नहीं करता है। और दक्षिण एशिया को बैलेंस करने के लिए कभी यह पाकिस्तान को प्रोत्साहित करता है और कभी यह भारत को प्रोत्साहित करता है, कभी भारत के कंधे पर हाथ रखता है तो कभी पाकिस्तान के कंधे पर हाथ रखता है। इस तरह से भारत यह चाहता है कि रूस तथा अमेरिका के साथ, दोनों के साथ बैलेंस संबंध बने रहें और वह इसके लिए लगातार प्रयास करता रहता है। इसके मद्देनजर स्वयं के विकास तथा स्वयं की विदेश नीति की दृढ़ता का अनुपालन भी भारत करता रहता है। अब निष्कर्ष रूप में हम लोग कह सकते हैं कि यदि हमारी विदेश नीति के जो नवीन आयाम है उनका अवलोकन करें तो ये सभी तात्कालिकता और व्यवहारिकता पर आधारित है और बदलती हुई सुरक्षा जरूरतों के अनुसार और बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार इन नवीनतम राजनीतिक नीतियों का जो निर्धारण किया गया है वह काफ़ी उपयुक्त है और यह आगे भी जारी रहना चाहिए। और भारत की विदेश नीति की यदि सार रूप में बात की जाए तो यह विश्व की और
उन्मुख नीति है, न कि किसी एक देश विशेष पर डिपेंड रहने वाली, देश विशेष पर आधारित रहने वाली विदेश नीति है। तो हमारी विदेश नीति कैसी है? विकासशील विदेश नीति है, और यह प्राचीन या जो मूल्यपरक या जो नैतिक आधार हैं उनको स्वीकार करते हुए नवीन आयामों को भी स्वीकार करने वाली नीति है। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं यानी आधारभूत सिद्धांतों को भी डिस्कस कर लिया, और भारत की विदेश नीति के नवीन आयाम हैं उनको भी डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे गुट निरपेक्षता आंदोलन के बारे में। तब तक के लिए विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।